काम भी हो सकता है। यहाँ पर सीआरपीसी जो है आपकी, ठीक है, सीआरपीसी 1973। सीआरपीसी 1973, इसको आने से पहले कुछ और भी सीआरपी के लॉज आ चुके थे आप, मतलब इससे पहले भी बहुत सारे लॉज रहे हैं। उनके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। जैसे मैंने आपको जेजेक के बारे में कल बताया था कि उससे पहले बंगाल के अंदर आया था, मद्रास में आया था, कलकत्ता में आया था, है ना? इस तरीके की कुछ चीजें यहाँ पर भी आपके सामने दिखाई देंगी। तो सीआरपीसी के अंदर तो इसका अगर आप हिस्ट्री के अंदर जाओगे, इसकी मेनली हिस्ट्री में जाओगे तो आपको कुछ सीआरपीसी के प्रावधान जब ब्रिटिशर्स थे अपने यहाँ पे, तो उनके द्वारा कुछ छोटी छोटी जगहों पर ये बनाए गए थे। फिर बाद में इसे कंबाइन किया आफ्टर इंडिपेंडेंस, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले आपकी जो सीआरपीसी आई थी, क्रिमिनल प्रोसीजर सुप्रीम कोर्ट एक्ट, इसके लिए आई थी क्रिमिनल प्रोसीजर सुप्रीम कोर्ट एक्ट। उस टाइम पर सुप्रीम कोर्ट जो है, आज के टाइम पर जो सुप्रीम कोर्ट है ना आपका, वो सुप्रीम कोर्ट नहीं था। पहले क्या था कि एक स्टेट था, उस स्टेट के लिए, जैसे कि मान लो कोई बंगाल है, बिहार है, उसके अंदर जो आज के टाइम पर हाई कोर्ट है, उसी को ही सुप्रीम कोर्ट बोलते थे उस टाइम पे, क्योंकि हर जगह तो थे नहीं, तो अलग अलग प्रेसिडेंसी थी, उस हिसाब से रियासतें थी, तो उस हिसाब से चलता था। तो उस टाइम पर सबसे पहला जो एक्ट बना था आपका क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, सुप्रीम कोर्ट एक्ट 1852 का आया था उस टाइम सबसे पहला। फिर उसके बाद ऐसे ही उसी टाइम पर हाई कोर्ट का भी बना था, हाई कोर्ट क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट। ये कब बना था? तो ये बना था 1865 में। तो दो तरीके के आ गए ना, मतलब पहले उसको सुप्रीम कोर्ट कहा जा रहा था, बाद में उसी को चेंज करके इन्होंने क्या बना दिया, हाई कोर्ट बना दिया। अब अभी भी वो तो स्टेट के हिसाब से, क्योंकि उस टाइम यूनियन तो था नहीं हमारा, मतलब इंडिया जैसी कोई चीज तो थी नहीं। वो तो क्या कर रहे थे, प्रेसिडेंसीज जो थी उस टाइम पर, ठीक है, उनको ही, उनमें ही एक्ट बना रहे थे नए नए तरीके के, और उस हिसाब से ही चला रहे थे। तो ऐसे करके आपके सामने क्रिमिनल प्रोसीजर सुप्रीम कोर्ट एक्ट 1852 का और एक हाई कोर्ट क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट 1865 का है। फिर उसके बाद इन्होंने एक और चेंज किया। इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि सबके लिए एक, अलग अलग जगह पे अलग अलग जो कानून चल रहे थे उनको हटा करके उन्होंने कहा, क्या कहा कि सबके लिए जितनी भी प्रेसिडेंसी थी, तो चार प्रेसिडेंसी थी उस टाइम पे, बंगाल, ठीक है नहीं, मद्रास, बॉम्बे, ये थी ना प्रेसिडेंसी। तो ऐसे करके इनको ही क्या कर दिया, इन सबके लिए एक बना दिया क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। क्या कहा उसको, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1861। फिर इसको भी रिपील कर दिया, और रिपील करके किस एक्ट से रिपील किया, तो फिर ऐसे ही दोबारा से एक और कोड आया क्रिमिनल प्रोसीजर 1872। इससे क्या कर दिया, इन सबको रिपील कर दिया 1872 के एक्ट से। फिर उसके बाद एक और एक्ट आया, उसे बोलते हैं यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। देखो कितने सारे आपके सामने सीआरपीसी आई, क्योंकि उस टाइम पर कुछ ऐसा कोडिफाइड तो था नहीं, और इस तरह वो सही नहीं था, तो उस हिसाब से 1882 में आया। फिर इसको भी रिपील करके एक और सीआरपीसी आई, जिसको अपन सीआरपीसी 1898 कहते हैं। ये मेन सीआरपीसी थी आपकी। और इसी सीआरपीसी को रिपील करके आपका जो नया सीआरपीसी आया था वो कौन सा था,
आफ्टर इंडिपेंडेंट फिर आई थी आपकी सीआरपीसी 1973। अब जो यहाँ पर क्वेश्चन बनेंगे वो समझ लीजिए, इनमें से कोई भी आपका कोई मेन क्वेश्चन नहीं बनता। एक तो बनता है ये, ध्यान रखना, सीआरपीसी 1898 का रिपील किस एक्ट के थ्रू हुआ था? तो कौन सा था वो रिपील, किससे किया इसको? 1973। अच्छा, ये किस सेक्शन में लिखा हुआ? सीआरपीसी 1973 के किस सेक्शन में ये बात लिखी हुई है बताइए? बताइए किस सेक्शन में लिखी हुई है ये बात? तो ध्यान रखो, सेक्शन नंबर है आपका 484। कौन सा है? सेक्शन नंबर है 484। इसके अंदर ये बात लिखी हुई है। क्लियर हो गई बात? इससे ये रिपील हुआ था। रिपील का मतलब है निरस्त कर दिया गया, इसको हटा दिया गया, और उसकी जगह पे कौन सा आ गया था आपका? सीआरपीसी 1973 आ गया। अच्छा, कभी भी कोई भी लॉ इस तरीके से नहीं आते, ध्यान रखना। एक्चुअल में होता क्या है, पहले एक कमिटी या समिति, हिंदी में बोलते हैं समिति, कमिटी बैठती है या समिति बैठती है। उनको लगता है कि भाई किसी कानून के अंदर क्या है, बहुत सारे लूपहोल्स, जब कमियां होती है कानून में, और वो कानून जो है हमारे लोगों के अनुसार नहीं चल पा रहा है, हमारे कोर्ट्स के अनुसार नहीं चल पा रहा है, तो उस केस में क्या होता है, उस कानून में कुछ बदलाव करने के लिए एक कमेटी बनाई जाती है, और आज के हिसाब से उस कानून के लिए रिपोर्ट बनाई जाती है। और वो रिपोर्ट क्या है, बिल के रूप में तैयार हो जाती है, और वो बिल ही किस में कन्वर्ट हो जाता है? एक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। समझ में आ रही मेरी बातें? तो उसके लिए आपको ये तो पता है, लॉ कमीशन था आपका एक, लॉ कमीशन आज का बना हुआ है क्या? फर्स्ट लॉ कमीशन जो था वो 1833 में बन गया था, 33-34 में बन गया था ना। तो उस टाइम पर एक फर्स्ट लॉ कमीशन था, और उसी तरीके से एक और लॉ कमीशन बना आपका, लॉ कमीशन, वो भी 14, कौन सा? 14वां। और इसके द्वारा एक रिपोर्ट लाई गई, मतलब एक रिपोर्ट रही 41 रिपोर्ट, है ना। तो 41वीं रिपोर्ट रखी, और इस 41वीं रिपोर्ट के जरिए क्या किया, इसका ड्राफ्ट लाया गया। ये सवाल आपके लिए आएगा, आपसे पूछा जाएगा कि फाइनल रिपोर्ट सीआरपीसी के लिए कौन सी थी, ये बताइए। तो 41वीं रिपोर्ट आई थी लॉ कमीशन की, जिससे सीआरपीसी का ड्राफ्ट हुआ था, ठीक है। कौन से ईयर में आई थी, तो ये भी लिख लीजिए, ये लिख लीजिए 1968 में ये रिपोर्ट आई थी। ध्यान रखो, रिपोर्ट आने का मतलब ये नहीं है कि रिपोर्ट आती ही लॉ बन जाता है, कभी नहीं होता ऐसा। उसमें बातचीत चलती रहती है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज बैठते हैं, उन पर बातचीत चलती रहती है, पार्लियामेंट में उसे रखा जाता है, उस बिल पर बहुत सारी तरीके की चीजें होती है, फिर उन जो रिपोर्ट के आधार पर जो तीन चीजें तय हुई हैं उनके अनुसार क्या होता है, बिल की कुछ नियम बनाए जाते हैं, बिल के अंदर कुछ ड्राफ्ट रखे जाते हैं, ठीक है। उन कानूनों को फिर, जो बिल के अंदर नियम रखे गए हैं, उनको फिर बाद में अगर पार्लियामेंट को समझ में आती है तो लोकसभा और राज्यसभा उनको पास कर देती है, और फिर उसके बाद कौन करता है पास? राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति के द्वारा फिर ये पास हो जाती है। तो यहाँ पर कब आया था? 1968 में, और कब हो गया था? 1973 में पास। तो ये बिल जो था, इसका मतलब कब रखा गया? बिल रखा गया था आपका 1973 में, 1973 में बिल रखा गया था सीआरपीसी का, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या हुआ, मैंने क्या बताया आपको सिस्टम, इसमें क्या है, पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है, पहले तो था नहीं। जब ये सीआरपीसी इस टाइम पर बनी थी, कब बनी थी? 1893 में, ठीक है। इस टाइम पर जब बनी थी, क्या हमारे वहां पार्लियामेंट थी क्या? नहीं थी। फिर क्या था? उस टाइम पर होते थे गवर्नर जनरल, ब्रिटिश का कानून था ना, तो अपने यहाँ पर कुछ भी नहीं था। तो साइन कौन करता था उस पर? गवर्नर जनरल के साइन होते थे। तो हमारे राष्ट्रपति तो होते नहीं थे। तो अब क्या हुआ कि ये जब कानून आया, ठीक है, तो ये कानून आएगा तो पार्लियामेंट्री सिस्टम आ गया था हमारे पास, आफ्टर इंडिपेंडेंस हम स्वतंत्र हो चुके थे।
तो पार्लियामेंट के 3 स्तंभ होते हैं, ये तो बताइए, एक लोकसभा, राज्यसभा और दूसरा राष्ट्रपति, जिसे प्रेसिडेंट बोलते हैं। इन दोनों से तो हो गया क्या, पास। किससे पास होना था, इससे, क्योंकि जब इससे पास होगा तभी वो बिल जो है वो किस में कन्वर्ट होगा, एक्ट में कन्वर्ट होगा। ठीक है, ये बिल जो है वो किस में कन्वर्ट होगा, एक्ट में कन्वर्ट होगा। तो प्रेसिडेंट ने जैसी असेंट दे दी, तो प्रेसिडेंट ने कब असेंट दी, 25 जनवरी 1974 को इसको दे दी थी स्वीकृति। जैसे ही स्वीकृति दे दी तो ये बिल से किसमें बन गया, बदल गया, कानून में बदल गया। अब ये किसमें क्या क्या कहलाता है, एक कानून कहलाता है जो इंप्लीमेंट होगा। अब ध्यान रखना कब बदला ये, 25 जनवरी 1974 को बदला। और बिल कब का था, 1973 का। अब देखो इसमें और चीज कि जब राष्ट्रपति अपनी तरफ से किसी पर हस्ताक्षर कर देता है, किसी बिल पर हस्ताक्षर कर देता है, तो उसका पब्लिकेशन होना जरूरी है। बिना पब्लिकेशन के सरकार का एक न्यूज़पेपर आता है, उस न्यूज़पेपर को क्या बोलते हैं, ऑफिशियल गजट। क्या बोलते हैं, ऑफिशियल गजट। वो जो सरकार का होता है उसके अंदर जो भी बातें लिखी होती है वो सबके ऊपर बाइंडिंग होती है और सरकार के ऊपर भी होती है। तो ऑफिशियल गजट के अंदर पब्लिकेशन होना जरूरी है उसका, नहीं तो फिर एग्जीक्यूट नहीं होगा। इसलिए क्या हुआ, उसी टाइम पर जब ये पब्लिकेशन हुआ राष्ट्रपति के द्वारा, तो साइन तो हो गए थे, अब उसका पब्लिकेशन होना था। तो जब वो पब्लिकेशन हुआ इस एक्ट का, तो वो दूसरे नंबर का एक्ट था। कौन से नंबर का था, इसलिए इसका नंबर क्या बोला जाता है, आप सीआरपीसी पढ़ोगे तो उसमें लिखा था एक्ट नंबर 2 ऑफ 1970। दूसरे नंबर का एक्ट पास हुआ था, पब्लिकेशन हुआ था राष्ट्रपति के द्वारा जो पास हुआ। ये एक और क्वेश्चन जो आपके सामने पूछा जाएगा। ठीक है, एक तो ये हो गया, एक ये जब डेट पूछी जाएगी, एक 42nd अमेंडमेंट के बारे में पूछा जाएगा। सीआरपीसी 1987 किससे रिपील हुआ था, तो ये इससे रिपील हुआ था। सेक्शन कौन सा था जिसके अंदर रिपील के बारे में लिखा हुआ है, तो सेक्शन नंबर 484 में लिखी हुई। अभी ये बातें तो वो हुई जो मेन मेन इंग्रेडिएंट है जिनके बारे में हमें पता चल रहा है। मतलब अभी जैसे बच्चे का जन्म होता है ना, तो थोड़ी थोड़ी चीजें चलती रहती है, तो ये एक तरीके का कानून था, उसकी थोड़ा बैकग्राउंड है कि कैसे कैसे ही चल रहा है। ठीक है, अब इसी में आप एक और चीज देखोगे, वो क्या चीज है, तो यहाँ पर आप देखोगे कि ये कानून बनाया क्यों, इसमें बदलाव क्यों किया गया। जब हम पहले ही आफ्टर बिफोर द इंडिपेंडेंट, जब हमारे पास 1898 का कानून चल रहा था, और वो ऐसा तो नहीं कि 1-2 साल ही चल रहा था, 1973 में जाकर के बदला। इसका मतलब 1950 में हम आजाद हो गए थे, 25-30 साल तो फिर भी घसीट लिए ना इन्होंने, तो फिर क्या दिक्कत आ रही थी इसमें, यही चीज समझ रही है। एक और चीज होती है कि अब देखो एक और चीज समझो इसमें, ये तो है ही है, इसके अलावा आप ये सोचो कि जब हम आजाद हो गए, तो आजाद होने के बाद जितने भी कानून होंगे किसके बनाए हुए, ब्रिटिश सरकार के, तो सारे के सारे क्या हो जाने चाहिए थे, निरस्त हो जाने चाहिए, खत्म हो जाने चाहिए थे। लेकिन फिर भी ये लागू था 20-25 साल, कैसे लागू हो गया, सोचने वाली बात है कि नहीं है। तो कैसे इसको लागू किया गया, क्या इसके पीछे कारण रहा, उसके बारे में भी हमें ध्यान देना है। तो इसका मतलब इसको स्वीकृति, इस वाले कानून को स्वीकृति भी प्रेसिडेंट ने ही दी होगी। ऐसे कानून जो पहले से ही अस्तित्व में होते हैं और उनको अगर हमें एनफोर्स करवाना होता है दोबारा से, तो उसकी स्वीकृति कौन देता है, राष्ट्रपति ही देगा। लेकिन अब ये राष्ट्रपति यहां पर बिल को एक्ट में कन्वर्ट नहीं कर सकता, क्योंकि वो तो ऑलरेडी कानून बना हुआ था, अस्तित्व में था। लेकिन उसे एग्जिस्टेंस में वापस से लाने के लिए
क्या करेगा राष्ट्रपति, फिर से इसको पब्लिश करवाएगा, हस्ताक्षर करेगा। तो ऐसे जितने भी कानून है, जैसे आपने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट देखा होगा 1872 का है, अभी भी लागू है कि नहीं है? इतने सारे कानून है, 1860 की आईपीसी आपकी, ये अभी तक कैसे लागू है? ये तो निरस्त हो जानी चाहिए थी। इसके मतलब पीछे कुछ ना कुछ कारण रहा होगा। तो उसी के पीछे राष्ट्रपति जी ने क्या कर दिया, अपनी तरफ से हस्ताक्षर किए, और ये जो प्रावधान है संविधान के अंदर दिया रखा है, इसको बोलते हैं अडप्टेशन। ऐसे लॉ जो पहले से ही अस्तित्व में होते हैं, ऐसे लॉ जो पहले से ही अस्तित्व में है लेकिन वो रिपील थे, और उनको एग्जीक्यूट करवाने के लिए राष्ट्रपति जब ऐसा कानून बनाता है तो उसे बोलते हैं अडप्टेशन लॉ। मैं हस्ताक्षर करती हूँ उसमें, तो इसे क्या बोलेंगे अपन, अडप्टेशन लॉ। लेकिन ये कहाँ दे रखा है संविधान में, तो इसके लिए एक अलग से आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर है आपका 372 के अंदर इस तरीके का आर्टिकल दे रखा है जिसमें प्रेसिडेंट अपनी असेंट देता है ऐसे पुराने लॉस के लिए, जिससे वो एग्जीक्यूट हो सके, एनफोर्स हो सके यहाँ साइड। क्लियर होगी बात? यहाँ तक की सारी बातें क्लियर है आपकी? अब मेन मुद्दा फिर से कि भाई जब यही चल रहा था कानून तो फिर क्या दिक्कत आ रही थी हमें, क्यों लेके आए हम नई सीआरपीसी? मैंने इसके बारे में उस दिन भी बताया था फर्स्ट क्लास में। बताइए प्रियंका जी, क्यों हमें नई सीआरपीसी लाने की जरूरत पड़ी? आज के टाइम पे फिर से आ गई ना एक और सीआरपीसी, क्या नाम से जानी जाती है अब, BNSS। क्या बोलते हो उसे, BNS, भारतीय नागरिक सुरक्षा 2020। क्यों आई है दोबारा से सीआरपीसी, मतलब आगे बढ़ूं क्या? और इससे पहले ये आई हुई थी, ये क्यों आई, क्या कारण है इसके पीछे? सोचने वाली बात है कि नहीं है? तो यहां पर ध्यान दीजिए कि ये जो सीआरपीसी है हमारी, जो इसको रिपील करके ये नई सीआरपीसी बनाई गई और इसकी एक रिपोर्ट बनाई गई, ये क्यों की गई? क्योंकि उस टाइम पर जो जज होता था वही जुडिशरी का काम भी संभाल रहा था और वही एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन को भी कर रहा था। ऐसा है कि नहीं? बोलो हाँ या ना? एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन का मतलब है कि कलेक्टर के जो काम होते हैं, आपके आईपीएस सॉरी आईएएस के जो काम होते हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के, उनमें सारे कार्यों को भी कौन संभाल रहा था, वही जज संभाल रहा था। लेकिन हमारी जैसे ही संविधान नया बना तो हमारे पास एक आर्टिकल आ गया, और उस आर्टिकल का ये सीआरपीसी क्या कर रही थी, सीधी सीधी उल्लंघन कर रही थी। ऐसा क्या लिखा था सीआरपीसी में, बताओ? संविधान में क्या लिखा था बताइए बूटा सिंह जी, ऐसी क्या बात लिखी हुई थी? बताइए, आवाज नहीं आ रही आपकी। प्रियंका जी आप बताइए। प्रियंका जी, निधि जी, क्या लिखा था ऐसा? क्या सर? आपको सुनाई नहीं दिया? मैंने कहा, मैंने ये कहा कि ऐसी क्या बात लिखी हुई थी उसके अंदर, कि जिस संविधान के अंदर ऐसी क्या बात लिखी हुई थी जिसकी वजह से सीआरपीसी को चेंज करना पड़ा, बदलना पड़ा? तो यहाँ पर आपने बहुत बार सुना होगा जब सर आपने, सुरक्षा व्यवस्था के समथिंग कुछ वो था, न्याय की जो प्रोसीजर थी, फिर वो सुरक्षा व्यवस्था उसका, इसके अकॉर्डिंग कुछ थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है। देखिए यहाँ पर हुआ क्या था कि उस टाइम पर जब ये चीज हो रही थी तो हमारे संविधान में एक आर्टिकल का निर्माण हुआ था, और आर्टिकल नंबर 50 के अंदर लिखा था कि हमारी जो जुडिशरी होगी वो क्या होगी, स्वतंत्र होगी। क्या होगी?
स्वतंत्र होगी। और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसर जो होता है अपना, एग्जीक्यूशन जो होता है उसमें पॉलिटिक्स चलती है। और अगर जुडिशरी में पॉलिटिक्स चल गई तो किसी को न्याय मिलेगा कि कभी? कभी नहीं मिल सकता। और अगर वही सारे काम करेगा तो फिर तो भाई ओवरलोड हो जाएगा उसके ऊपर, और फिर वो अपने हिसाब से मनमानी करेगा, और पॉलिटिकल जो लोग बैठे हैं वो अपने हिसाब से न्याय करवाएंगे। इसीलिए एक नया सिस्टम बनाया गया जिसको कहा गया इंडिपेंडेंट जुडिशरी होनी चाहिए। हमारी जुडिशरी कैसी होनी चाहिए? इंडिपेंडेंट। इसी इंडिपेंडेंट को बरकरार रखने के लिए हमने सीआरपीसी को ही बदलना पड़ गया। और इसी वजह से क्या हुआ, इस सीआरपीसी के एक सेक्शन के अंदर ये बात लिख दी गई कि आपसे एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस जो होगा वो हमारे लिए कौन संभालेगा? पीएम संभालेगा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट संभालेगा, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट संभालेगा। आपकी जो नई सीआरपीसी है 1973, इसमें है ना प्रावधान एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के रिगार्डिंग। और अलग से हर जज के, क्रिमिनल कोर्ट के जजेस के बारे में अलग से बता रखा है। तो ये सारी व्यवस्थाएं जो है यहां की गई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आर्टिकल नंबर 50 के अंदर जो बातें लिखी थी उसके लिए सेपरेशन करने के लिए एग्जीक्यूशन को किससे, एग्जीक्यूशन या एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को सेपरेट करने के लिए किससे, फ्रॉम द जुडिशरी। और जुडिशरी को इंडिपेंडेंट करने के लिए एग्जीक्यूशन सिस्टम से हटाना, एडमिनिस्ट्रेशन से सेपरेट कर देना। तो ये इसका मेन पर्पज रहा है। बहुत सारे और तरीके के भी लूपहोल थे, लेकिन संवैधानिक जो तरीके दृष्टि थे वो ये चीज थी इसके अंदर। क्लियर हो गई मेरी बात? समझ में आ गया? इस तरीके का क्वेश्चन आपके सामने आएगा। क्लियर हो गई? इसके अलावा और भी बहुत सारे सिस्टम थे जिसकी वजह से इस सीआरपीसी को चेंज करना पड़ा। जैसे कि सबसे पहला था इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस, क्योंकि इसमें अब पुलिस किसकी है, पहले पुलिस किसकी थी? अंग्रेजों की। तो कैसे कैसे हाथ पैर तोड़ करके और पता नहीं क्या क्या हरकतें करके इन्वेस्टिगेशन करती थी। मन कर रहा उसको मार रही थी। लेकिन आज के टाइम पे पुलिस ऐसा कर सकती है क्या? उसके हाथ बंधे हुए कि नहीं है? उसको कंट्रोल भी करने वाला कोई है कि नहीं है? समझ में आ रही है बात? तो फेयर इन्वेस्टिगेशन हो। लेकिन जज उस टाइम पर क्या थे, एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रही थी, तो पॉलिटिकल प्रेशर उनके ऊपर भी था। तो फेयर ट्रायल भी तो होनी चाहिए। बोलो हाँ या ना? ट्रायल भी कैसी होनी चाहिए? फेयर होनी चाहिए। और इसी के साथ साथ उस टाइम पर तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट थे ही नहीं। बोलो हाँ या ना? तो कब आएगी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट? हमने ही तो बनाए। फेडरल सिस्टम आया जब आपका, फेडरल कोर्ट ही तो सुप्रीम कोर्ट बनी बाद में। तो उन सारे कोर्ट्स को और नए नए जो कोर्ट्स हम लेके आए, लोअर कोर्ट जिनको कहते हैं, जैसे सेशन कोर्ट आ गया आपका, आरजेएस का कोर्ट जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास है ना, ये सारे सिस्टम आए, असिस्टेंट सेशन जज आया। तो ये सारे सिस्टम बाद में तो आए। तो फिर हमें क्या करना पड़ा, जुडिशरी के हिसाब से क्रिमिनल कोर्ट्स को भी कॉन्स्टिट्यूट करना पड़ा अलग से। तो उस हिसाब से न्यायिक व्यवस्था को बनाने के लिए, उसको सुदृढ़ करने के लिए हमें किसमें चेंज करने पड़े? सीआरपीसी 1973 लानी पड़ी। अगली बात समझ में सारी कैसे आई? चलो अब इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब अपने पास जो जो सीआरपीसी हो तो सीआरपीसी निकाल लीजिए, और नहीं है तो मोबाइल में निकाल लीजिए। पहले बताइए यहाँ तक सारा सारा कुछ समझ में आ गया? क्या क्या चीज हमने इसमें पढ़ ली है? किसी का माइक ऑन है, वो माइक बंद कर लीजिए। कोमल जी आपका माइक ऑन है शायद, अभी भी किसी का माइक ऑन है। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है, कुछ भी पूछना हो तो आप पूछ सकते हो। चलिए,
देखिए सीआरपीसी 1973, और अब हम पढ़ रहे हैं इसकी प्रियम्बल। प्रियम्बल को पढ़िए, देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है सर। इसमें लिखा है, अच्छा इसमें मेरा कोड का मतलब बता दिया, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर क्या होता है ये तो आप सब जानते ही हैं। इसमें एक नंबर मैंने बता दिया था, प्रेसिडेंट की असेंट क्या होती है वो बता दी थी आपको। इसके अलावा अब देखिए इसकी प्रियम्बल, प्रियम्बल में क्या लिखा है, टू एन एक्ट टू कंसोलिडेट। देखो कंसोलिडेट का मतलब होता है इकट्ठा करना, क्या कहते हैं कंसोलिडेट का मतलब इकट्ठा करना। इसका क्या मतलब हुआ, कोड का मतलब भी होता है इकट्ठा करना, मतलब कलेक्ट करना। एक जगह सारी जो छोटे छोटे रूप में बटी हुई थी ना पहले, उन सब कानूनों को एक साथ एक जगह पर ले आना। तो इसलिए कह रहा है कि जहां पर भी क्रिमिनल प्रोसीजर मतलब क्राइम से रिलेटेड कोई भी प्रोसीजर किसी भी कोर्ट का है, तो उन सबको कहां पर एक जगह पर ला करके इकट्ठा कर दिया जाए, उसे कहते हैं कंसोलिडेट। क्या बोलते हैं, कंसोलिडेट करना। एंड अमेंड द लॉ रिलेटेड टू द क्रिमिनल प्रोसीजर। और क्रिमिनल प्रोसीजर से रिलेटेड जब समय समय पर जरूरत होगी तो उसमें क्या कर सकते हैं हम, कानून में अमेंडमेंट कर सकते हैं, बदलाव कर सकते हैं, क्योंकि सोसाइटी कैसी हमारी डायनेमिक है ना, चेंज होते रहते हैं। तो आज पहले कोई जानता ही नहीं होगा रेप क्या होता है, पहले जानता ही नहीं होगा मॉडेस्टी मॉडेस्टी क्या होती है। जैसे आज के टाइम पर आज के टाइम पर जैसे फोटो जो होती है, फोटोज के अंदर एडिटिंग हो जाती है, एआई का जमाना आ गया है ना, एआई चैट चलती है। तो उसमें क्या होता है कि मोदी जी का दूसरे व्यक्ति का चेहरा मोदी जी के ऊपर लगा दिया, मोदी जी के ऊपर मोदी जी का चेहरा दूसरे व्यक्ति के ऊपर लगा दिया। तो नई तरीके की चीज आ गई, पहले ठीक है ऐसे सिस्टम कोई नहीं थे। तो कानून उसके अनुसार ही तो बदलेगा। तो इसी तरीके से यहाँ पर आपको ये सारी चीजें बता दी। अब देखिए जो हमारा चैप्टर है पीएमएल समझ में आ गई क्या क्या मतलब है इसका। अब देखिए चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 1 में कितने सेक्शन, ध्यान रखना इस तरीके के क्वेश्चन भी आपके सामने आएंगे, क्योंकि सिलेबस जब छोटा होता है तो उसके अंदर की सवाल और बाहर से ऊपर ऊपर के सवाल, तो 20-25% तो आपके बाहर से सवाल आएंगे। क्वेश्चन जो आएंगे ऑब्जेक्टिव टाइप के वो 20-25% बाहर से आएंगे मोटे मोटे तौर पर, या उसका क्राइटेरिया ज्यादा भी हो सकता है, 35 से 40% भी हो सकता है। लेकिन फिर जो 60% का क्राइटेरिया होगा वो बहुत अंदर से क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि कंपटीशन बढ़ाना है ना उनको भी। तो इस हिसाब से चैप्टर नंबर 1 में कितने सेक्शन है ये आपको याद होना चाहिए। सेक्शन 1 से लेकर के 5 तक के सेक्शन इसमें कवर होते हैं। क्या बताते हैं, नाम क्या है इसका चैप्टर, तो ध्यान रखना इसका नाम है प्रीलिमिनरी। क्या है, प्रीलिमिनरी। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है प्रारंभिक, कि मतलब इंट्रोडक्शन बता रहा है कि इस सीआरपीसी का प्रारंभ कैसे होगा, ये कैसे जानी जाएगी। तो इसमें देखो सबसे पहला सेक्शन आता है सेक्शन नंबर 1। क्या कह रहा है, कह रहा है शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड, कमेंसमेंट। अब ये तीन चीजें हमें समझ लीजिए। शॉर्ट टाइटल का मतलब होता है इस एक्ट का पूरा नाम। अगर आपसे पूछ ले कि बताओ सीआरपीसी का शॉर्ट टाइटल क्या होता है, तो शॉर्ट टाइटल का मतलब कभी भी ये मत समझ लेना। शॉर्ट टाइटल का मतलब है इस एक्ट का पूरा नाम क्या होगा। हिंदी में लिखोगे तो क्या लिखोगे, दंड प्रक्रिया संहिता 1973, ये लिखना ही पड़ेगा 73 भी, इसे छोड़ नहीं सकते ईयर को। इसके अलावा दूसरा क्या लिखना पड़ेगा, दूसरा यहां पर अगर आपसे इंग्लिश में पूछ रहा है तो क्या लिखोगे, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973, यही इसका शॉर्ट टाइटल होता है। क्लियर हो गई बात। दूसरा देखिए एक्सटेंड, एक्सटेंड का मतलब होता है विस्तार। क्या बोलते हैं इसे हिंदी में, विस्तार। इसको मैं और तरीके से बताऊं तो लॉ की भाषा में इसे ज्यूरिसडिक्शन भी बोल सकते हैं सीआरपीसी का। इसे ये भी बोल सकते हैं कि एप्लीकेशन। ये जो सीआरपीसी होगी ये कहां लागू होगी, मतलब इसका एरिया, ज्यूरिसडिक्शन मतलब क्या है, क्षेत्र क्या है, एरिया क्या है, कहां पर ये लागू होगी, और एप्लीकेशन का मतलब है किन किन पर लागू होगी, ये मतलब हुआ इसका। तो एरिया से है कि ये सीआरपीसी कहां लागू होगी, तो हमें एरिया बताना है। तो एरिया में क्या लिखा हुआ है, होल ऑफ इंडिया, मतलब पूरे भारत पर हमारा सीआरपीसी लागू होगा, यही मतलब हुआ इसका। लेकिन हमें इंडिया का मतलब समझना है, इंडिया क्या है,
कैसे पता चलेगा इंडिया के ऊपर कैसे लागू हो रही है ये? इंडिया का मतलब क्या है? इंडिया का मतलब क्या है? कैसे बताओगे कि इंडिया क्या है? आपसे पूछ ले भारत क्या है तो आप क्या बताओगे भारत क्या है? कोई व्यक्ति आपसे अगर पूछे कि भारत का मतलब क्या है तो क्या बताओगे? क्या संविधान में ऐसा कोई प्रावधान है जो भारत को बताता हो, दर्शाता हो? जहाँ तक हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन तो अभी तो हम रूल रेगुलेशन की बात कर रहे हैं, तो हमें भारत ही नहीं पता तो रूल रेगुलेशन लागू किस पे करोगे? यहाँ के सिटीजन इंडिया का मतलब बताया हुआ है आर्टिकल नंबर 1 में। संविधान का आर्टिकल नंबर 1 बताता है कि इंडिया दैट इज द भारत। और भारत का मतलब किससे है? कितने राज्य हमारे यहाँ पे? इंडिया का मतलब क्या है? एरिया डिफाइन करता है जो। कितने राज्य हमारे यहाँ पर? कितने हैं? 29 है या 28 है? बताइए। और यूनियन टेरिटरी भी है क्या हमारे यहाँ? भारत संघ कितनी है? मुझे ये पता है। और बताइए। देखिए यहाँ पर इंडिया का तात्पर्य है, आर्टिकल नंबर 1 का क्लोज नंबर जब 3 पढ़ोगे आप तो वहां पर अनुच्छेद में पढ़ोगे कि इंडिया का मतलब है टेरिटरी से, टेरिटरी ऑफ इंडिया। और इंडिया की क्षेत्र कितने हैं? तो यहाँ पर आपको पता चलता है कि यहाँ पर केवल कितने थे राज्य? 29 राज्य। पहले कितने थे? 28। समझ में आ गई बात? जम्मू कश्मीर भी उसमें इंक्लूड है। और यूनियन टेरिटरी कितनी थी हमारी? यूनियन टेरिटरी जो थी वो कितनी थी पहले? 9। सारा कुछ चलेगा। तो हमारे यहाँ पर यूनियन टेरिटरी कितनी थी? यूनियन टेरिटरी सर हमारे यहाँ कितनी? 9। और अब कितनी है? 2020 सर में तो यूनियन टेरिटरी को क्या कर दिया गया? मर्ज कर दिया गया। मर्ज करने से क्या हुआ? अब कितनी रह गई वो यूनियन टेरिटरी? 8 रह मैं गई। ऑडियो हाँ शांतनु जी बोलिए। सर मैं ये पूछ रहा हूँ कि जैसे अभी मैंने मैम से फाउंडेशन का भी कोर्स ले रखा है, आरजेएस का, तो वो इनफ है या फिर इसमें अलग से आप कुछ करवाओगे, ऐसे पूछ रहा हूँ मैं। मुझे आवाज फिर नहीं है फाउंडेशन में भी हूँ मैं। क्लियर। सर मैं फाउंडेशन कोर्स में भी हूँ आरजेएस वाले में, तो वो या ये दोनों में से कोई एक करूँ तो भी चलेगा, या इसमें कुछ अलग कराओगे माइनर के अलावा मेजर में भी? वो सारी चीजें हो जाएंगी। वो तो सीआरपी तो सेम ही रहेगी, उसमें कोई फर्क नहीं आएगा। आप तो पढ़ते जाओ जो जो चीजें पढ़ा रहा हूँ, वो सारा सिलेबस सेम हो नहीं जाएगा। सर, सिलेबस में था ना कि इसमें कुछ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट आएगा, तो वैसा कुछ अलग कराएंगे क्या, या हाँ ओनली आरजेएस वाले अटेंड कर लूँ? सारा कुछ चलेगा, सारा कुछ चलेगा। चलिए देखिए। सही है ना? जी बोलिए। सर सेम ही है ना मतलब? हाँ हाँ सेम है सेम। देखिए यहाँ पर सेक्शन नंबर 1 में हमने शॉर्ट टाइटल लिख लिया था। एक्सटेंड में मैंने इंडिया का मतलब बताया क्या है इंडिया का मतलब, और उसमें मैंने क्या जोड़ दिया? जम्मू कश्मीर। लेकिन पहले धारा 370 थी। और धारा 370 कौन से एक्ट से हटाई थी उन्होंने? बताइए, नाम बताइए फटाफट से। धारा 370 को किस एक्ट से हटाया गया? जम्मू लिख लीजिए, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। ठीक है। शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड कमिंग्स में। अब एक्सटेंड में मैंने क्या बता दिया? एक और चीज बता दी जिसकी वजह से अब क्या हुआ कि इंडिया के अंदर इंक्लूड क्या हो गया? आपका जम्मू कश्मीर भी इंक्लूड हो गया। लेकिन सीआरपीसी किसी और चीज पर भी लागू नहीं होती। तो यहाँ पर दो चीजें जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यही क्वेश्चन आपके आएंगे पेपर में।
वो क्या है कि कहां पर ये लागू नहीं होती है। तो सीआरपीसी में टोटल चैप्टर कितने हैं, तो इसकी इंडेक्स देखिए फटाफट से। टोटल चैप्टर कितने हैं इसमें बताइए। 37। टोटल सेक्शन कितने हैं, 484। शेड्यूल कितनी है टोटल, टोटल शेड्यूल कितनी है। तो ये 3 चीज आपको याद रखनी है, इनसे सवाल बनेंगे आपके। अब आ जाइए वापस से कि हमने भी क्या पढ़ा, एक्सटेंड, मतलब हमने पढ़ लिया कि इंडिया के ऊपर ये लागू होगा। अब इंडिया में भी एरिया डिफाइन है, जिसमें ये कह रहा है कि कुछ चीजें ऐसी है जिनके ऊपर ये जो है सीआरपीसी लागू ही नहीं होगी। तो कौन सी चीजें बताई इसने, एक तो बताया नागालैंड के ऊपर नहीं होगा, क्या बताया, नागालैंड के ऊपर नहीं होगा, और दूसरा किस पर नहीं होगा, ट्राइबल ट्राइबल एरिया जो होते हैं उनके ऊपर भी ये सीआरपीसी आपकी लागू नहीं होगी। क्लियर होगी दो बातें। लेकिन ये कहता है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, कुछ 3 चैप्टर ऐसे बताए हैं जो इनके ऊपर भी लागू होंगे, किसके, सीआरपीसी के। मतलब एक्सेप्शन का भी क्या हो गया, एक्सेप्शन अपवाद हो गया। नागालैंड और ट्राइबल एरियाज के ऊपर कौन कौन सी चीजें लागू करने के लिए कह रहा है ये, तो यहां पर देखिए इसने बताया कि चैप्टर नंबर पहला है कौन सा, 8, चैप्टर नंबर 8 लागू होगा। दूसरा चैप्टर है आपका चैप्टर नंबर 10, कौन सा, और तीसरा चैप्टर नंबर कौन सा है, 11। तो ये 3 चैप्टर जो है नागालैंड और ट्राइबल एरियाज पर लागू होंगे। लेकिन आपके मन में सवाल नहीं आता कि यही क्यों लागू हो रहे हैं और क्यों नहीं लागू हो रहे, ऐसा क्या है इनके अंदर, कोई बता सकता है क्या। तो यहां पर ये समझ लीजिए यहां पर ये जो 3 चैप्टर है ये एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है, एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासनिक व्यवस्था क्या संभालते हैं ये, मान लो कहीं पर दंगा फसाद हो जाए तो रोकने के लिए किसकी जरूरत है, हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, प्रशासन की जरूरत पड़ेगी। तो प्रशासन में कौन आएगा, एसडीएम आएगा, कलेक्टर आएगा कि नहीं आएगा, डीएम आएगा कि नहीं आएगा, उनकी जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी। और उनको किसकी जरूरत पड़ेगी, किसकी जरूरत पड़ेगी, पुलिस की जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी, आर्मी की जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी। मान लो कहीं पे दंगे फसाद हो गए, आतंकवादी आ गए, होता नहीं होता, चुनाव तो सब जगह होते हैं, नागालैंड में चुनाव नहीं होते क्या, ट्राइबल एरिया में नहीं होते क्या, फिर कैसे करवाओगे। तो उन्हीं के लिए इन्हीं चैप्टर को बनाया गया है। एक तो बताता है सिक्योरिटी फॉर कीपिंग पीस एंड गुड बिहेवियर, आपका व्यवहार और बर्ताव कैसा है समाज में, अगर नहीं है तो आपको फिर ठीक कर दिया जाएगा पुलिस के द्वारा, जेल में बंद कर देती है ना नेता के। दूसरा कहता है कि अगर मान लो कोई असेंबली इकट्ठा हो गए, बहुत सारे लोग किसी को मारने के लिए इकट्ठा हो गए आंदोलन करने के लिए, और भीड़ हथियार उठा के लिए, तो फिर उसे अलग थलग करने की व्यवस्था क्या होगी, पब्लिक न्यूसेंस कर रहे हैं, बाहर टायर जला रहे हैं, आग लगा रहे हैं, फिर क्या करोगे, डिस्टर्बेंस हो रहा है ना। ऐसे ही 11 चैप्टर है, 11 चैप्टर जो है वो पुलिस के रिगार्डिंग है कि पुलिस को क्या क्या पावर होगी अपने एरिया में। जैसे एसएचओ साहब होते हैं वो गश्त लगाते रहते हैं, नहीं लगाते रहते। तो ये 3 चैप्टर एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है, और ये तो सब जगह जरूरी है कि नहीं, तो यहाँ पे भी जरूरी है। इसी चक्कर में ये 3 चैप्टर आपकी नागालैंड और ट्राइबल एरियाज पर लागू होते हैं। लेकिन जब आप ट्राइबल एरिया के बारे में पढ़ते हो तो यहाँ पर ट्राइबल एरिया को भी डिफाइन किया हुआ है। ये सारे सवाल लिख लेना, इनको सबको लिखते जाना, यही सवाल आएंगे आपके सामने। जब ट्राइबल एरियाज के बारे में पढ़ते हो तो ट्राइबल एरिया को भी डिफाइन किया हुआ है। ये बताता है आपका संविधान के अंदर शेड्यूल है, संविधान में कितनी शेड्यूल है टोटल, कितनी अनुसूची संविधान में, संविधान में अनुसूची है टोटल 12, कितनी है 12। पहले ओरिजिनल जो संविधान था उसमें कितनी थी टोटल 8,
कितनी थी 8, फिर अब कितनी हो गई बढ़ करके 12। ठीक है, जिसमें पहली अनुसूची जो मैं आपको बता रहा था कि इंडिया क्या है, तो पहली अनुसूची में इंडिया बता रखा है कि उसमें कितने स्टेट होंगे, यूनियन टेरिटरी कितनी होगी। दूसरी शेड्यूल मंत्रियों के लिए है, जो मंत्री प्रधानमंत्री बनते हैं ना, उनके लिए बता रखी है। राज्यसभा लोकसभा में कितने लोग बैठेंगे, क्या होगा, कैसे होगा, शपथ कैसे लेंगे, वो सारी व्यवस्था बता। तो यहां पर देखिए 6 शेड्यूल लिख लीजिए, 6 शेड्यूल अनुसूची लिख लीजिए हिंदी में। छठी तो क्या है, अनुसूची है, शेड्यूल लिख सकते हो चाहो तो। ठीक है, और उसका भी पैरा नंबर कौन सा है, 20। पैरा नंबर 20 में ट्राइबल एरिया को समझा रखा है, और ट्राइबल एरिया भी किसका, असम का। कौन सा ट्राइबल एरिया जो असम का है उसके ऊपर ये जो आपकी सीआरपी से लागू नहीं होती, लेकिन वहां पर भी ऐसा कुछ एरिया है जो म्युनिसिपैलिटी बनी हुई है, वहां पर क्या बनी पड़ी है, म्युनिसिपैलिटी, समझते हो ना, नगर निगम, नगर पालिका, वो बनी हुई है। मतलब वहां पर कैसे लोग रह रहे हैं, वहां पर शहरी लोग रह रहे हैं, कैसे लोग रह रहे हैं, वहां पर अच्छे तरीके की व्यवस्था बनी हुई है, वहां पर कोई भी ट्राइबल एरिया के मेंबर्स नहीं रहते हैं, जो आधुनिक लोग हैं आज के समय के वही रह रहे हैं। तो उस तरीके की व्यवस्था बनी हुई है, तो वो कौन सी है, म्युनिसिपैलिटी ऑफ शिलोंग। शिलोंग किसकी जगह है, असम के अंदर है, असम का एक शहर है, तो वो है शिलोंग। तो म्युनिसिपैलिटी ऑफ शिलोंग जो है, इसके ऊपर आपकी पूरी की पूरी सीआरपीसी लागू होती है। तो देखो क्या हुआ, एक्सेप्शन था नागालैंड और ट्राइबल एरिया, इनके ऊपर सीआरपीसी लागू नहीं थी, लेकिन इसका भी एक्सेप्शन क्या था, एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन जो थे, चैप्टर थे, वो लागू होते हैं। लेकिन ये कह रहा है इनका भी एक एक्सेप्शन है, वो क्या है, म्युनिसिपैलिटी ऑफ शिलोंग, इसके ऊपर आपकी सीआरपीसी लागू होगी। स्टेट लेवल पे सेंट्रल लेवल पे क्या चीज, ट्राइबल एरिया की बात हो क्या है, तुम्हारा ट्राइबल एरिया अपने स्टेट में है, तुम लोग बात हो रहा हो गया। नहीं नहीं नहीं, जिनके लिए लिखी ही नहीं है उनकी बात नहीं करता, जिनके लिए एक्सप्रेसली मेंशन है केवल उन्हीं की बात करता है, हर ट्राइबल एरिया की बात नहीं कर रहा। इसने ट्राइबल एरिया इसलिए डिफाइन कर दिया है कि ट्राइबल एरिया का मतलब यहाँ पर किससे है, जो सेक्शन अनुसूची जो शेड्यूल नंबर 6 है उसका पैरा 20 के अंदर जो आता होगा, केवल उसके लिए मेंशन क्या हुआ, मेंशन किया हुआ है कि ट्राइबल एरिया ऑफ असम के ऊपर ही ये लागू होगा। यहाँ पर ट्राइबल एरिया से क्या मतलब है, केवल असम के ट्राइबल एरिया से, जिसके अंदर क्या चीज इंक्लूड नहीं होगी, म्युनिसिपैलिटी ऑफ शिलोंग इंक्लूड नहीं होगी। क्लियर होगी सारी बातें, ये ऐसे सवाल आपके सामने आएंगे। जम्मू कश्मीर के अलावा जम्मू कश्मीर में भी माना जाएगा ना। हाँ हाँ हाँ, बता दिया ना, इसलिए तो बताया ना, जम्मू कश्मीर में भी इंक्लूड है। तो ये अगली वाली लाइन को अब ये हट गई ना, इसलिए मैंने बताया ना आपको, पहली एक्ट बता दिया था, जे 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 के जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 से उसे इंक्लूड कर लिया गया है। जहां पर एक्सक्लूड लिखा हुआ है जम्मू कश्मीर, उसकी जगह एक्सक्लूड की जगह इंक्लूड कर लो उसे। यहां तक की क्लियर है बातें। अब एक और चीज पे आ जाइए, मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले एक बात बताई थी, क्या बताई थी, प्रेसिडेंट की असेंट बताई थी क्या, कौन सी डेट थी बताइए, 25 जनवरी, बोलो, 1974 1974, ये प्रेसिडेंट ने असेंट दी थी।
लेकिन प्रेसिडेंट की असेंट देने मात्र से कभी भी कोई लॉ, कानून तो बन गया है, एनफोर्स नहीं होता। कौन करवाती है एनफोर्स उसे? एग्जीक्यूशन का काम किसका होता है? गवर्नमेंट का। सुप्रीम कोर्ट थोड़ा करवाती है। सुप्रीम कोर्ट एग्जीक्यूशन नहीं करवाती है। सुप्रीम कोर्ट का काम भी केवल केवल जजमेंट देने का ही होता है। एग्जीक्यूशन तो कौन कराता है? गवर्नमेंट कराती है। तो ये सीआरपीसी किस लेवल की है? सेंट्रल लेवल की कि स्टेट लेवल की है? किसने कानून बनाया था ये? पार्लियामेंट ने या स्टेट असेंबली ने? सेंट्रल की है। पार्लियामेंट ने बनाया ना, तो इसका एग्जीक्यूट भी कौन कराएगा? सेंट्रल सेंट्रल गवर्नमेंट कराएगी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ही क्या निकालेगी इसके लिए? नोटिफिकेशन निकालेगी, किसमें? ऑफिशियल गजट के अंदर, और बताएगी कब से ये कानून लागू होंगे। आगे बात समझ में? सेंट्रल गवर्नमेंट में किसके अंडर में होती है ये चीजें एग्जीक्यूट कराने की? अभी का, हाँ वेरी गुड, होम मिनिस्ट्री के अंदर आती है ये चीजें। किसके अंदर आती है? आपने भी थोड़े दिन पहले अमित शाह का बयान सुना होगा ना, कि इस कानून, 3 कानून जो आए हैं, लेके भी वही आया था ना, बिल रखे थे उसने, और उसी ने ही ये पास करवाया, और उसी ने ही बताया कि कब से ये कानून लागू होंगे। बताया कि नहीं बताया? उसने क्या कहा था कि 1 जुलाई 2024 से इनको क्या कर दिया जाएगा? लागू कर दिया जाएगा। ऐसे ही बताया था ना, उसने करे थे ना। तो यही चीज आपके यहाँ पर आ रही है कि सेंट्रल गवर्नमेंट, होम मिनिस्ट्री ऐसे तो ना, लेकिन वो होम मिनिस्ट्री है, वो किसका पार्ट है? गवर्नमेंट के तो पार्ट है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट पब्लिकेशन के थ्रू बताती है ये चीज। ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या बता दिया कि 1 अप्रैल, बोलो, 1974 को क्या कर दिया गया? एनफोर्स कर दिया गया। इसको बोलते हैं एनफोर्समेंट डेट। एनफोर्समेंट डेट लागू कब हुआ? इसको बोलते हैं अडॉप्शन डेट। क्या बोलते हैं? अडॉप्शन डेट। ध्यान रखना, आपकी जो सीआरपीसी में शब्द यूज किया गया है एनफोर्समेंट की जगह कमेंसमेंट लिखा हुआ, देखो ये लिखा हुआ, कमेंसमेंट कब हुआ, मतलब इसकी शुरुआत कब से होगी। तो उस शुरुआत को कमेंसमेंट भी इसी को ही कहा जाता है। इसके 3-4 नाम है। एनफोर्समेंट डेट भी इसे कहते हैं, लिख लो, एनफोर्समेंट डेट, इम्प्लीमेंटेशन डेट और कमेंसमेंट डेट, ये सारे नामों से जाना जाता है। और एक और चीज आती है इसमें, WEF, ऐसे भी लिखते हैं इसे, विद द इफेक्ट फ्रॉम, कब से लागू होगा। बहुत सारे वेरिएंट में लिखा आता है ये सब, WEF। क्लियर है कि यहां तक की बातें? तो आपका सेक्शन नंबर 1 की बहुत सारी चीजें कंप्लीट हुई हैं। सेक्शन नंबर पहला, तो चैप्टर नंबर 1 के अंदर कितने सेक्शन है? सेक्शन 1 से लेकर के 5। दूसरा प्रीलिमिनरी सेक्शन, प्रीलिमिनरी पार्ट है ये, जिसके अंदर पहला सेक्शन जो था शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट कमेंसमेंट की बात करता है। मैंने इसमें ये भी बताया था कि इंडेक्स में क्या क्या चीजें शामिल है। तो चैप्टर 37 है, टोटल सेक्शन कितने हैं? तो 484, और शेड्यूल कितनी है? तो 2 शेड्यूल है इसके अंदर। अब मैं आपको केवल 4 डेफिनेशन सेक्शन नंबर 2 के रिगार्डिंग करा देता हूं। यहां तक कोई प्रॉब्लम है ऑनलाइन में किसी को भी तो पूछ सकता है। इरेज कर दूं, हटा दूं इसे? देखिए, सेक्शन नंबर 2 पर चलते हैं। सेक्शन नंबर 2 जो है, ध्यान रखना, जनरली जितने भी लॉज हैं आपके पुराने और नए, उनमें जनरली डेफिनेशन क्लॉज या तो सेक्शन नंबर 2 में मिलेगा, और अगर 2 में नहीं है तो वो सेक्शन नंबर 3 में मिलेगा। लेकिन ऐसा एक कानून है जिसका डेफिनेशन क्लॉज पीछे दे रखा है। बताओ कौन सा कानून है? हाँ, शुरुआत में होना चाहिए ना डेफिनेशन, लेकिन उसकी सारी की सारी डेफिनेशन कहां दे रखी है? एंड में।
कॉन्स्टिट्यूशन बिल्कुल, संविधान के अंदर ही ये प्रावधान है। संविधान में अनुच्छेद जो है वो बाद में लिखे गए, अनुच्छेदों में जो डेफिनेशन है, ठीक है, वो बाद में लिखी हुई है, ठीक है। तो देखिए सेक्शन नंबर 2 जो है आपका, उसमें डेफिनेशन बताई हुई है। तो डेफिनेशन में देखो, टाइटल पढ़ के देखो क्या लिखा है। लिखा है इन दिस कोड unless the contest otherwise require। देखो इसका मतलब समझ लो, क्योंकि ये हर जगह लाइन में पढ़ने को मिलती है आपको। इसका मतलब क्या है? कह रहा है कि इस कोड में जो बातें लिखी हुई है, मतलब ये जो शब्द है, अगर सीआरपीसी के कहीं पर भी लिखे आ जाते हैं तो इनका मतलब इसी डेफिनेशन से समझना पड़ेगा। समझ में आ रही बात? लेकिन क्या लिखा है? अदरवाइज रिक्वायर, जब तक कि उसका मतलब अलग से ना समझा दिया गया। वो अलग से समझाने का क्या मतलब है? जैसे मान लो वेरिएबल ऑफेंस जो है यहाँ पर भी डिफाइन कर रखा है, लेकिन सेक्शन नंबर 225 में भी वेरिएबल ऑफेंस को समझा रखा है। एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ, समझा नहीं रखा। तो वहां पे बता रखा है कि वेरिएबल ऑफेंस का मतलब इस सेक्शन के लिए ये होगा। तो फिर क्या आप डेफिनेशन की बात को ले सकते हो क्या वहां पे? फिर नहीं ले सकते। इसलिए उसने लिखा है कंटेस्ट अदरवाइज रिक्वायर। ये कोई बात है? चलिए अब आगे देखिए, सबसे पहला है वेरिएबल ऑफेंस। अच्छा, इसमें ऑफेंस कितने दिखा रखे हैं तो वैसे मैं बता देता हूं आपको। देखिए, सबसे पहला है वेरिएबल ऑफेंस, दूसरा है नॉन वेरिएबल ऑफेंस। ये आपके सारे प्रैक्टिकल सवाल हैं, ठीक है, क्योंकि आपको इससे ही काम पड़ता है। वेरिएबल, नॉन वेरिएबल। तीसरा है कॉग्निजेबल, ठीक है, कॉग्निजेबल ऑफेंस और कॉग्निजेबल केस। अब तो समझ में आता है ना ऑफेंस और केस में क्या डिफरेंस होता है। इसी के साथ साथ जब हम कॉग्निजेबल ऑफेंस और केस के बारे में पढ़ते हैं तो यहाँ पर हम नॉन कॉग्निजेबल के बारे में पढ़ते हैं, जिससे दोनों चीजें याद है। और चौथी हमारे जो डेफिनेशन पढ़ेंगे आज हम, वो पढ़ेंगे किसकी? कंप्लेंट। देखिए सेक्शन नंबर 2A में तो बता रखी है आपको ये, ठीक है। सेक्शन नंबर 2C जो है वो 2C जो है वो बताता है आपको कॉग्निजेंस के बारे में, और सेक्शन नंबर 2D जो है वो बताता है आपको इसके बारे में। तो अब आपका कौन सा सेक्शन छूट गया इसमें से? बी। बी छूट गया ना। अब देखो सेक्शन नंबर 2B को मैं इसलिए छोड़ दिया क्योंकि ये क्या है, आपके सिलेबस में है। 4 बताया था ना। इसके बगल में लिख देना चैप्टर नंबर 17 में बता रखा है। इसके बगल में ये भी लिख देना सेक्शन नंबर 211 से लेकर के 224 तक के सेक्शन को कवर करता है। अब देखो ये तीन चीज देखो यहाँ पर फटाफट से, वेरिएबल ऑफेंस, नॉन वेरिएबल ऑफेंस, कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। ये कहाँ बता रखी है कि ये क्या चीज होगी क्या नहीं होगी। तो इसके बारे में आपको पता है कहाँ पढ़ने को मिलता है? देख लीजिए फटाफट से, शेड्यूल नंबर 1 में पढ़ने को मिलता है। वहां पर आप पढ़ते हो, लिख लीजिए शेड्यूल नंबर 1 के बारे में अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो बताओगे कैसे? तो ध्यान रखो, बताना ऐसे है, आपसे पूछेगा कैटेगरी ऑफ ऑफेंसेस। क्या पूछेगा? या तो पूछेगा कैटेगरी ऑफ ऑफेंस या क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंसेस। तो कहाँ डिफाइन है? तो शेड्यूल नंबर 1 में। तो पहला है वेरिएबल, नॉन वेरिएबल, कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल। ध्यान रखना है, जब ये वेरिएबल और नॉन वेरिएबल वाली बात लिखी हुई है ना, इसको लेकर के एक अलग से चैप्टर भी है आपकी कोर्स में, है ना। चैप्टर नंबर कौन सा है? 33। कितने से कितने सेक्शन हैं? तो सेक्शन है 436 से लेकर के 450 तक के।
बेल और बॉन्ड से रिलेटेड था ना। अब आ जाइए फटाफट से, क्या है ये बेलेबल ऑफेंस के बारे में समझ लीजिए। बेलेबल ऑफेंस मतलब होता है, लिख लीजिए अपने पास, एज अ मैटर ऑफ राइट। क्या है? एक मैटर ऑफ राइट, मतलब राइट का, राइट और ड्यूटीज में डिफरेंस समझ में आता है क्या आपको? ये सीआरपीसी और आईपीसी में डिफरेंस समझ लोगे तो राइट और ड्यूटी भी समझ में आ जाएगी। ध्यान रखो, राइट का मतलब होता है आपका अधिकार। जब आप किसी व्यक्ति से कोई चीज मांग रहे हो, कि आप कभी किसी चीज को मांग रहे हो, तो या तो वो आपकी है नहीं, और या आपकी वो है। तो अधिकार से मांगोगे तो इसका मतलब वो आपके पोजीशन की चीज है जो आपको मिलनी है, उसे कहते हैं एज अ मैटर ऑफ राइट। कि कोर्ट आपको वो चीज देगा ही देगा, क्योंकि आपका उस पर क्या है? अधिकार है। इस ऑफेंस में बताया मैंने, ये बेलेबल ऑफेंस में मतलब कोर्ट को आपको बेल देनी ही पड़ेगी अगर कोई आपने अपराध कैसा किया है? बेलेबल किया है, जिसमें आपको बेल मिलेगी। लेकिन नॉन बेलेबल ऑफेंस में क्या होता है? यहां पर आपके पास कोई अधिकार नहीं होता। इसका मतलब क्या है? आप एप्लीकेशन तो कोर्ट में लगाओगे कि हमें बेल दे दो, लेकिन ये डिपेंड किस पे करेगा? डिस्क्रिशन की पावर किस पे होगी? कोर्ट पर डिपेंड करेगा कि वो आपको बेल दे या ना दे। क्लियर हो गई बात है? अब देखिए चार्ज का मतलब क्या होता है। देखो दो शब्द होते हैं, बहुत लोगों को पता नहीं होता। चार्ज और चार्जशीट में डिफरेंस क्या होता है? पता है चार्ज और चार्जशीट में क्या डिफरेंस होता है? कोई बता सकता है क्या चार्ज और चार्जशीट में क्या डिफरेंस होता है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द चार्ज एंड चार्जशीट? जो सेक्शन लगाए जाते हैं, जो उसमें जो पुलिस वाले भी चार्ज लगाए जाते हैं, मिसाल से सेक्शन में चार्ज लगाए जाते हैं। चार्ज का मतलब होता है कि जिसके ऑफिस की है ना, वो उनका ऑफिस क्यों बन रहा है। चार्जशीट क्या होती है? चार्जशीट में भी चार्ज ही लगते हैं। चार्जशीट कोर्ट में पेश होती है। देखिए चार्ज और चार्जशीट का जो मेन डिफरेंस होता है वो होता है कि एक रिटन नोटिस होता है चार्ज। क्या होता है? रिटन नोटिस होता है, और चार्जशीट एक रिपोर्ट होती है। चार्ज जो है वो केवल मजिस्ट्रेट के द्वारा ही लगाए जाते हैं। चार्जेस फ्रेम कौन करता है? केवल मजिस्ट्रेट करता है। लेकिन चार्जशीट फ्रेम करता है कि मजिस्ट्रेट? चार्जशीट कौन बनाता है? चार्जशीट जो होती है वो एक फाइनल रिपोर्ट होती है। चार्जेस जो है आपको सेक्शन नंबर 2B में और चैप्टर नंबर 17 में पढ़ने को मिलते हैं। लेकिन चार्जशीट के बारे में कहां पढ़ते हो आप? सेक्शन नंबर है 173। पता है ना, फाइनल रिपोर्ट, जिसमें 170 के तहत चार्जेस लगाए जाते हैं। जब किसी व्यक्ति के ऊपर क्या मिलते हैं? सबूत मिल जाते हैं किसी तरीके के, तो पुलिस वाले क्या करते हैं? चार्ज फ्रेम करते हैं ना। चार्जशीट के अंदर वो बातें लिखते हैं जो धाराएं उनके ऊपर लगाई जा रही है। लेकिन धाराएं लगाने का मतलब ये नहीं है कि वो चार्जशीट चार्ज में कन्वर्ट हो जाएगी। उनको तय कौन करेगा? मजिस्ट्रेट करेगा, कोर्ट करेगा। क्लियर हो गई बातें? तो ये एक बेसिक डिफरेंस होता है। और भी दूसरी चीज ऐसे समझ सकते हो कि चार्जशीट के लिए कोई रूल रेगुलेशंस फ्रेम फॉलो नहीं किए जाते, लेकिन चार्ज फ्रेम करने के लिए मजिस्ट्रेट बाइंडिंग इन नेचर क्या रूल रेगुलेशन फॉलो करने पड़ेंगे उसे? तो चैप्टर नंबर 17 के अंदर बहुत सारे रूल दे रखे हैं, टाइम को लेकर के, ऑफेंस हेड ऑफ द चार्जेस को लेकर के, किस तरीके के नियमों का पालन करेगा वो। तो कितने से कितने हैं वो ध्यान रखो। 111 से लेकर के करीबन करीबन 117 तक के रूल्स हैं। कितने हैं? 117 या 16 तक है। 17 होगा शायद, सॉरी 117 नहीं बोलते उसे, 211 से लेकर के 217। हाँ बिल्कुल सही है। 211 से लेकर के 217 के जो नियम होते हैं उनकी पालना किसको करनी पड़ती है? मजिस्ट्रेट को करनी पड़ती है। चार्ज फ्रेम करते समय वो रूल रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते हैं। आगे डिफरेंस समझ में क्या है इनके बीच में? चलिए अब आ जाइए वापस से कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में।
कि कॉग्निजेबल ऑफेंस भी सेम शेड्यूल नंबर 1 में बताया हुआ है। ये कॉग्निजेबल ऑफेंस होंगे क्या, ध्यान रखना। अगर मान लो सीआरपीसी में किसी केस को कॉग्निजेबल ऑफेंस कहा है, लेकिन दूसरे किसी लॉ के अंदर कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं बताया उसको, तो फिर क्या करोगे? तो वो अदरवाइज कंटेंट वाली बात हो गई ना। दोनों एक दूसरे के क्या हो रहे हैं, खिलाफ जा रहे हैं। सीआरपीसी तो कह रही है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस है, दूसरा लॉ कह रहा है कि कॉग्निजेबल नहीं है, तो किसकी मानोगे? ऐसे समझो, जनरल लॉ में और स्पेशल लॉ में अगर लड़ाई हो जाए तो जीतेगा कौन? स्पेशल लॉ ही जीतेगा। ये बात सीआरपीसी में कहां लिख रखी है? इसके बारे में आपको बताया गया है सेक्शन नंबर 5 में, सेविंग क्लॉज में, कि अगर दो लॉ के बीच में लड़ाई हो जाए, किसमें? एक तो सीआरपीसी में और दूसरे किसी स्पेशल लॉ के अंदर, तो जीतेगा कौन हमेशा? स्पेशल लॉ ही जीतेगा। कौन सा सेक्शन बताता है आपको? क्लियर होगी बात? ये एक डिफरेंस में आपको एक एग्जांपल के तौर पर बता देता हूं। एक तो आपके सीआरपीसी के अंदर, और दूसरा है IROW, उसका है सेक्शन नंबर 8, कैटेगरी ऑफ ऑफेंस को लेकर के। IROW का मतलब है इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट 1986। उसका सेक्शन नंबर 8 जो है वो कैटेगरी ऑफ ऑफेंस के बारे में बता रहा है अलग से, जबकि हमारी सीआरपीसी बता रही है उसी बात को। इसका मतलब वहां पर शेड्यूल नंबर 1 फॉलो नहीं हो रही है सीआरपीसी की, क्या कर रहा है वो? अपना ही स्पेशल लॉ फॉलो कर रहा है। आगे बात समझ में? चलिए, कॉग्निजेबल ऑफेंस में आ जाइए वापस से। कॉग्निजेबल ऑफेंस में आते हैं तो हमें पता चलता है कि अगर कोई भी अपराध जो कि कॉग्निजेबल हो, तो उस केस में किसी भी व्यक्ति को पुलिस वाले जो है विदाउट वारंट क्या कर सकते हैं? अरेस्ट कर सकते हैं। क्लियर हो रही बात? विदाउट वारंट पुलिस वाले क्या करेंगे? उसे अरेस्ट करेंगे। लेकिन पता कैसे चलेगा कि कॉग्निजेबल ऑफेंस है या नहीं है? तो कहां से देखोगे? शेड्यूल 1 से ही देखना पड़ेगा आपको। क्लियर हो गई बात? इसे अरेस्ट करने के नियम कायदे कानून कहां बता रखे हैं आपको? चैप्टर नंबर कौन सा है उसके लिए? चैप्टर नंबर है 5। चैप्टर नंबर 5 जो है सीआरपीसी का, सेक्शन नंबर 41 से लेकर के 60A तक के सेक्शंस, ठीक है, उसके अंदर बता रखा है कि कैसे किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया जा सकता है। क्या किसी पब्लिक सर्वेंट को अरेस्ट किया जा सकता है? क्या कोई प्राइवेट पर्सन, मतलब हम आम आदमी भी किसी व्यक्ति को अरेस्ट कर सकते हैं क्या? क्या पुलिस वाले अरेस्ट कर सकते हैं? क्या किसी फौजी को भी अरेस्ट किया जा सकता है क्या? तो ये सारे कायदे कानून, कैसा प्रोसेस यूज किया जा सकता है? क्या बंदूक से मार करके अरेस्ट कर सकते हो क्या? लाठी मार करके अरेस्ट कर सकते हो क्या? या किसी संसाधन का यूज करे बगैर भी अरेस्ट कर सकते हो? अरेस्ट करने के लिए किसी के घर में भी घुस सकते हो क्या? घर का दरवाजा तोड़ सकते हो क्या? ये सारी प्रक्रिया जो है आपको चैप्टर नंबर 5 में पढ़ने को मिलती है। लेकिन वहीं पर एक जो चीज मेन थी अपनी, वो क्या थी? कॉग्निजेबल ऑफेंस। इसका क्या मतलब बताया मैंने? कि जहां पर किसी व्यक्ति को विदाउट वारंट अरेस्ट कर लिया जाए, उसे क्या कहते हैं? कॉग्निजेबल ऑफेंस कहते हैं, जो शेड्यूल नंबर 1 में बताया हुआ। अच्छा, अरेस्ट करेगा कौन? पुलिस। क्लियर होगी बात? दूसरी बात यहां पर एक और समझिए, कि जब भी कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा, तो वो कॉग्निजेबल ऑफेंस किसमें कन्वर्ट हो जाता है? जब आप किसी मामले को सुनते हो या मामले के बारे में लिखते हो, तो वो ऑफेंस जिस तरीके का है उस हिसाब से वो मामला बन जाता है। तो कॉग्निजेबल ऑफेंस की वजह से ही क्या बन जाएगा? वो कॉग्निजेबल केस बन जाएगा। तो ध्यान रखना, कॉग्निजेबल केस में ही क्या लिखी जाती है? हमेशा FIR दर्ज होती है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर हुआ क्या है? मेन मैटर कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है। आगे बात समझ में? अब आ जाइए नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। मतलब यहां पर तो विदाउट वारंट, मतलब वारंट कौन इशू करता है? बताइए फटाफट से। वारंट इशू करने का अधिकार किसको है? केवल मजिस्ट्रेट को अधिकार होता है। क्लियर हो गई बात? कहां बता रखा है? तो ये भी आपके सिलेबस में है। चैप्टर नंबर कौन सा है? चैप्टर नंबर 6।
यहाँ पर प्रोसीजर बता रखा है कि वारंट किसी व्यक्ति को कैसे इशू किए जाएंगे, कितने से कितने चैप्टर, चैप्टर नंबर 6 का सब चैप्टर है ये पार्ट, सब चैप्टर कौन सा है 2, कितने से कितने सेक्शन, तो सेक्शन नंबर 70 से स्टार्ट है और कितने हैं टोटल 81 तक के सेक्शंस को कवर करता है वारंट में। क्लियर हो गई बात? तो मजिस्ट्रेट के द्वारा ही केवल वारंट इशू किए जाते हैं और वो वारंट किसको दिया जाता है, फिर पुलिस को दिया जाता है। कितनी कॉपी में होता है वारंट? 2 कॉपी में होता है। कितनी कॉपी होती है वारंट की, 1 या 2? समन कितनी कॉपी में होता है? समन भी 2 कॉपी में, समन 2 कॉपी में होते हैं, वारंट एक ही कॉपी में बिल्कुल समन 2 कॉपी में होता है। मतलब एक समन जो है आप हस्ताक्षर करवा के ले आते हो और दूसरे में उस व्यक्ति को दे देते हो। क्लियर होगी बात? वारंट केवल दिखाना होता है, देना नहीं होता उस व्यक्ति को। समझ में आ रही बात? ये एक मेन चीज होती है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की बात हो रही है। यहाँ पर विद वारंट ही क्या कर सकता है, कोई व्यक्ति किसी को अरेस्ट कर सकता है। अब देखो ये कॉग्निजेबल ऑफेंस और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की जब बात हो रही है तो ये पता है किससे जुड़ा हुआ है मैटर? ये आपका चैप्टर नंबर 12 से जुड़ा हुआ है। जब किसी व्यक्ति पर FIR दर्ज की जाती है तो वहां पर पुलिस अधिकारी जो है इन्वेस्टिगेशन करने का काम किसमें करता है, केवल कॉग्निजेबल केस में, कॉग्निजेबल ऑफेंस के केस में। क्लियर होगी बात? नॉन कॉग्निजेबल में उसके पास कोई अधिकार होता है इन्वेस्टिगेशन करने का? नहीं होता। कौन करता है इस केस में, किसके ऑर्डर से होता है, बोलो? मजिस्ट्रेट के ऑर्डर, मजिस्ट्रेट के ऑर्डर से। इसलिए तो कहा ना विदाउट वारंट होता है ये, और ये विद वारंट होता है। तो वारंट कौन इशू कर रहा है, मजिस्ट्रेट। तो मजिस्ट्रेट के काम से होता है। आगे बात समझ में दोनों। ये सेक्शन नंबर 2C में समझा रखा है और ये सेक्शन नंबर, देखो ये गलत लिख दिया है, ये सेक्शन नंबर 2L है, ये सेक्शन नंबर है 2C। कॉग्निजेबल ऑफेंस को 2C में और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस को 2L में समझाया गया है। अब आ जाते हैं कंप्लेंट क्या होगी। कंप्लेंट के लिए वैसे अलग एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर है आपका 15। कौन सा है? चैप्टर नंबर 15, कंप्लेंट टू द मजिस्ट्रेट। कंप्लेंट हमेशा किसको की जाती है, मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट को की जाती है। किन केसेस में होती है ये, बोलो? नॉन नॉन कॉग्निजेबल केसेस में ही कंप्लेंट होती है। क्लियर होगी बात? लेकिन अगर ये पुलिस वाले के पास चले गए नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में बताने, तो पुलिस वाला क्या करेगा इसके लिए, वो उनको बताएगा कि आपको मजिस्ट्रेट के पास जाना है। लेकिन पुलिस वाले की ड्यूटी क्या है, और वो NCR रिपोर्ट बनाने का इसके लिए, नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट की। उसके पास कोई व्यक्ति आया तो उसके पास तो कुछ लिखा होना चाहिए कि मेरे पास ये फलाना व्यक्ति आया था। क्लियर होगी बात? तो यहाँ पर तो पुलिस के पास पावर होती है अरेस्ट करने की, यहाँ पर नहीं होती। यहाँ पर मजिस्ट्रेट से परमिशन लेनी पड़ती है। कंप्लेंट के बारे में देख लीजिए। कंप्लेंट बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है इससे। कंप्लेंट क्या होती है, सेक्शन नंबर 2D में डिफाइन है। कंप्लेंट का मतलब समझ लीजिए पहले। कंप्लेंट का मतलब होता है एक एलिगेशन। एलिगेशन का मतलब होता है आरोप लगाना। आरोप कैसे लगाएगा कोई, या तो बोल करके या लिख करके, ऐसे तो लगाओगे भाई। जो पढ़ा लिखा है वो तो लिख करके कोर्ट पुलिस वाले को दे देगा, कोर्ट में भिजवा देगा। लेकिन जो पढ़ाई नहीं है वो क्या करेगा, वो तो मुंह जबानी बोलेगा ना। तो मुंह जबानी अगर बोला है किसी व्यक्ति ने तो उसे क्या करोगे आप, रिटर्न में लिखवाओगे नहीं लिखवाओगे? मजिस्ट्रेट लिखवाएगा उसे, पहले ऐसा करो उसकी कंप्लेंट कर लो। ऐसे करेगा नहीं करेगा? तो यहाँ पर देखो लिखा है कि means any allegation made orally or in writing to a magistrate। किसको दी जाती है ये, मजिस्ट्रेट को दी जाती है। आगे with a view to taking to his taking action under this code, फिर उसके आधार पर वो क्या लेता है, एक्शन लेता है। मतलब ध्यान, ये बात ध्यान रखना, इसमें और ऊपर वाली चीज में डिफरेंस क्या है। कंप्लेंट जब की जाती है ना तो मजिस्ट्रेट सबसे पहले आपको ही बैठा लेता अपने पास, कहता है तुमने ही कंप्लेंट लिखी है ना, पहले तुम्हारा ही एग्जामिनेशन करूंगा मैं।
कि सच में तुम सच बोल भी रहे हो कि झूठ बोल रहे हो। लेकिन एफआईआर में ऐसा, एफआईआर में क्या होता है, इन्वेस्टिगेशन दूसरे पर होती है। ठीक है, जब कोर्ट को पता चल जाता है कि ये व्यक्ति सच बोल रहा है, तब जाकर के वो ऑर्डर देता है इन्वेस्टिगेशन का। समझ में आ रही बात है? कंप्लेंट में तो डायरेक्ट मजिस्ट्रेट के पास चले जाते हो, फिर इन्वेस्टिगेशन होती है। जबकि एफआईआर में क्या होता है, पहले इन्वेस्टिगेशन होती है, फिर वो किसके पास जाता है, मजिस्ट्रेट के पास जाता है। अच्छा, ध्यान रखो, कंप्लेंट क्या नोन पर्सन की जिसको जानते हो उसी के खिलाफ करवा सकते हो क्या? सपोज करो आपकी बाइक चोरी हो गई, क्या हो गई, बाइक चोरी हो गई, आपको पता ही नहीं किसने चोरी करी है, तो क्या कंप्लेंट नहीं लिखवाओगे? लिखवाओगे ना। तो ध्यान रखो, कंप्लेंट नोन और अननोन दोनों के लिए ही की जा सकती है, जिसको जानते हो और जिसको नहीं जानते। लेकिन कंप्लेंट के अंदर कभी भी पुलिस रिपोर्ट इंक्लूड नहीं होती। बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है इसका लेकर भी, क्या कंप्लेंट के अंदर पुलिस रिपोर्ट इंक्लूड होती है? तो ध्यान रखना, नहीं होती। तो इसके एसेंशियल एलिमेंट के बारे में बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। कंप्लेंट के बारे में क्वेश्चन क्या आएगा, समझो इसे। कंप्लेंट किसको की जाती है, इंग्रेडिएंट, एसेंशियल इंग्रेडिएंट पूछता है वो, मतलब आवश्यक तत्व क्या है इसके कंप्लेंट के। तो पहला तो है वर्बल और एक्सप्रेस होनी चाहिए, मतलब एक्सप्रेस का मतलब होता है या तो मौखिक होनी चाहिए, रिटन में होनी चाहिए। किसको जाएगी, मजिस्ट्रेट को जाएगी। क्या ये नोन और अननोन पर्सन के ऊपर हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। क्या ये पुलिस रिपोर्ट इसके अंदर इंक्लूड होती है? तो क्लियर हो गई। अब एक और शब्द इसके अंदर जो जुड़ा हुआ है, जो बहुत बार आ चुका है, ये भी है कि कंप्लेंट तो आपको पता है कि क्या होती है। एक और शब्द कंप्लेनेंट क्या होता है? आपको जनरली तो यही पता है कि कंप्लेंट करने वाला व्यक्ति ही कौन कहलाता है, कंप्लेनेंट कहलाता है। लेकिन इसके लिए एक्सप्लेनेशन किया हुआ है, तो आपसे पूछ सकता है क्या कब ऐसी स्थिति बताओ जब पुलिस वाला ही कंप्लेनेंट बन जाए, पुलिस ऑफिसर ही क्या बन जाए, कंप्लेनेंट बन जाए। मतलब उसका उसके साथ कोई आरोप नहीं, अपराध नहीं हुआ है, अपराध हुआ है किसी थर्ड पर्सन पर, लेकिन उस केस में बन कौन कंप्लेनेंट गया, पुलिस वाला बन गया। तो वो कब होता है? तो इसके लिए थोड़ा सा जानकारी दो, थोड़ा डीपली जाना है इसके लिए। होता क्या है कि पुलिस वाले को लगा कि यार ये जो जिस तरीके की स्थिति परिस्थिति बनी है ना, तो उसमें उसे लग रहा है कि यार ये अपराध कैसा है, कॉग्निजेबल ऑफेंस। और उसने क्या लिख दिया उस केस में, एफआईआर लिख दिया। क्या लिख दिए? तो एफआईआर जब लिख लेगा तो उसे क्या पावर मिल जाती है, इन्वेस्टिगेशन की पावर मिल जाती है। अब इन्वेस्टिगेशन करने बैठा तो सबूतों में पता चला कि यार ये तो अपराध क्या है, कॉग्निजेबल है ही नहीं, ये तो कैसा अपराध है, नॉन कॉग्निजेबल है। अब इस बात की रिपोर्ट और सूचना किसको दे, वो या तो उस कंप्लेनेंट को दे। तो कंप्लेनेंट को देने से पहले वो किसको दिया था, इससे बढ़िया सीधा मजिस्ट्रेट के पास खुद ही पहुंच जाता है उस रिपोर्ट को लेकर के। अब वो रिपोर्ट कैसे गई है उसकी, ये रिपोर्ट तो उसके पास चली गई, मजिस्ट्रेट के पास उससे खुद के थ्रू गई है, तो इस केस में पुलिस वाला ही क्या बन गया, कंप्लेनेंट बन गया। क्लियर हो गई मेरी बात? यही चीज यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में बताई है, सेक्शन नंबर 2D का एक्सप्लेनेशन कंप्लेनेंट को समझाता है कि ये होता क्या है, तो ये एलजीआर का फुल फॉर्म क्या है? नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट। यहाँ तक किसी तरीके का कोई डाउट हो तो आप में से कोई भी पूछ सकता है। ऑनलाइन में किसी को डाउट है, कुछ पूछना है क्या? चलिए ठीक है, 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं फिर स्टार्ट।